कुआं गांव के सभी लोग एक बड़े से कुएं के अंदर रहते थे। असल में इन सभी का घर ही इस कुएं के अंदर था और ये लोग कभी भी इस बड़े कुएं से बाहर नहीं आ सकते थे। जब जग्गू नाम के पत्रकार को इस कुआं गांव के बारे में पता चला तो वो इस गांव के बारे में लिखने का निर्णय लेता है। जग्गू कुआं गांव में आता है। आप लोग इस बड़े से कुएं में रहते हैं, क्या आपका मन यहाँ से बाहर जाने का नहीं करता? मन तो करता है बेटा कि तुम्हारी तरह हम भी जब चाहे इस गांव में आएं और जब चाहे बाहर जाएं, पर अब इस कुएं से बाहर निकलना हमारे बस में नहीं है। नहीं तो कौन पूरी जिंदगी एक कुएं के अंदर बिताना चाहेगा। आप लोगों के बस में नहीं है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इस गांव को आज से 11 साल पहले एक साधु ने श्राप दिया था कि ये सारा गांव एक कुएं में ही समाकर रह जाएगा और तब से हम लोग इस कुएं के अंदर फंसे हुए हैं। सिर्फ दूसरे गांव के लोग इसके अंदर आकर बाहर जा सकते हैं, हम लोग नहीं। पर श्राप देने की कोई तो वजह रही होगी। वजह थी बेटा, बहुत बड़ी वजह थी। हम लोगों ने एक महापाप किया था। क्या विस्तार से बताएंगे? मैं जानना चाहता हूँ। वो बुजुर्ग जग्गू को आज से 20 साल पहले की कहानी बताने लगता है। जून का महीना था, बाहर भयानक गर्मी पड़ रही थी, इसलिए लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे। एक साधु और उनका शिष्य इस गांव में भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वे दोनों भूखे प्यासे थे। भिक्षाम देहि माई, आपके द्वार पर साधु भिक्षा मांगने के लिए आया है। साधु के बार बार पुकारने पर औरत घर से बाहर आती है। दिखता नहीं, इस बार सूखा पड़ने से सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खुद ही खाने को नहीं, तुमको कहां से दें? हे माता, अगर ऐसी बात है तो आप हमें बस जलपान करवा दीजिए, हम बहुत प्यासे हैं। क्यों? जल क्या मुफ्त में मिलता है? यहाँ कोई भंडारा नहीं लगा है जो तुमको जलपान कराया जाएगा। पर प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है देवी, और हम दोनों इस समय बहुत प्यासे हैं। गर्मी से गला सूख रहा है। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। गला तो सबका सूखता है, इसमें कौन सी नई बात है? अगर मैंने तुम दोनों को पानी पिलाया तो जब मेरे परिवार का गला सूखेगा तब हम क्या करेंगे? प्यासे मर जाएंगे। इस तरह के कठोर वचनों का प्रयोग मत करो देवी। हमने तो केवल आपसे अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा है, कोई पाप तो नहीं किया। पूरे गांव का चक्कर लगा के देख लो, फिर भी कोई तुमको एक घूंट पानी नहीं देगा। आखिर आप ऐसा क्यों कह रही है माते? क्या गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं है? इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है और उसका पानी सिर्फ गांव वालों तक के लिए ही सीमित है। किसी बाहर वाले को अगर एक बूंद पानी भी दिया तो इससे गांव को पानी की कमी हो जाएगी। प्यास से शिष्य का बुरा हाल हो गया था। वो अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कड़ी धूप होने की वजह से उसको चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब नाटक करके यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जाओ जाकर किसी दूसरे घर के सामने ये नाटक करो। साधु और उसके शिष्य के साथ बड़ी ही निर्दयता से पेश आने के बाद वो औरत अपने घर के अंदर चली जाती है और द्वार बंद कर लेती है। हिम्मत मत हारो शिष्य, हम दूसरे द्वार पर जाकर निवेदन करेंगे। साधु और उसका शिष्य एक एक करके गांव के सभी घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, पर ना तो उनको कोई भिक्षा देता है और ना ही प्यास बुझाने भर के लिए पानी। अब तो मेरा भी धीरज खोता जा रहा है शिष्य। मैंने ऐसा निर्दयी गांव आज तक नहीं देखा जो साधु सन्यासियों को जलपान तक न करा सके। शिष्य की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बोलने में भी असमर्थ हो गया था। ये दोनों अब उसी कुएं के पास खड़े थे जिससे गांव वाले अपने लिए पानी लेते थे। प्यास बुझाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए शिष्य कुएं की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो कुएं में झांकता है उसको फिर से चक्कर आते हैं और वो कुएं में गिर जाता है। ये तुमने क्या कर दिया शिष्य? साधु देखता है कि कुएं के अंदर गिरने से शिष्य की मौत हो गई है। वो क्रोधित होकर इस गांव को श्राप देता है।
इस निर्दयी गांव वालों ने मेरे शिष्य के प्राण लिए हैं। मैं इस गांव को श्राप देता हूं कि जिस तरह मेरे शिष्य की मौत इस कुएं के अंदर हुई है, उसी तरह से ये पूरा गांव इस कुएं में समा जाएगा। साधु गुस्से में विष का प्याला पी लेते हैं, जिससे उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है और वे गांव से चले जाते हैं। देखते ही देखते पूरा गांव इस कुएं के अंदर समा जाता है। गांव की ये कहानी सुनकर जग्गू को बहुत आश्चर्य होता है। सच कहूं तो गांव वालों की निर्दयता के लिए इन्हें इसी तरह का दंड मिलना चाहिए था, पर उनकी इस गलती की सजा आने वाली पीढ़ी को भी भुगतनी पड़ रही है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी बेटा। काश उस दिन जब वो साधु बाबा सबसे पहले मेरे द्वार पर आए थे, मैं उनको जलपान करा देती तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये श्राप दिया। बेटा, अगर तुम उन साधु बाबा को ढूंढकर उनसे निवेदन करोगे कि वे हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त कर दें, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं उनको कहाँ ढूंढूंगा? और अगर मिल भी गए तो पहचानूंगा कैसे? जैसा इन्होंने बताया कि साधु बाबा ने विष का प्याला पिया और उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। सुना है तब से उनको ना भूख लगती है ना प्यास, इसीलिए वे किसी रेगिस्तानी जगह पर होंगे जहाँ खाने पीने की कोई भी चीज उपलब्ध नहीं होगी। तुम्हें किसी ऐसी जगह को ढूंढना होगा। जग्गू कई दिन भटकने के बाद एक सूखे और बेजान रेगिस्तान में साधु बाबा को ढूंढ लेता है। मैं कुआं गांव की ओर से आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। बाबा, आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप उस गांव को अब श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऐसा कदापि नहीं होगा। वो पापी गांव मेरे शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। पर बाबा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से कई तो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं, उनको अपने किए पर बहुत पछतावा है। साथ ही इस श्राप की वजह से नई पीढ़ी को भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वो बाहरी दुनिया से अलग होकर रह गए हैं। इसमें उस नई पीढ़ी का तो कोई कसूर नहीं है ना? वो नई पीढ़ी भी उन्हीं निर्दयी लोगों की है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, पर ये बताइए कि अगर आप भी इस नई पीढ़ी के लिए वैसी ही निर्दयता दिखाएंगे तो आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो आपके शिष्य की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं? जग्गू के निवेदन करने पर साधु का दिल पिघल जाता है और वो कुआं गांव को अपने श्राप से मुक्त करने के लिए मान जाते हैं। इस श्राप से मुक्ति के लिए गांव वालों को मुझे जलपान कराना होगा और उसी कुएं के पानी से बने खाने से मुझे भरपेट भोजन करवाना होगा। वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं बाबा, आप कृपया मेरे साथ चलिए। जग्गू साधु बाबा को अपने साथ कुआं गांव में ले आता है और साधु बाबा की कही हुई बात गांव वालों को बताता है। आप सभी को इस कुएं के पानी से साधु महाराज को जलपान कराना होगा और उनको भरपेट भोजन करवाना होगा। बुढ़िया एक बड़े लोटे में पानी लेकर आती है। जैसे ही साधु बाबा के चरणों में कुएं का पानी गिरता है, उनके नीले पैर फिर से वापस पहले जैसे हो जाते हैं। यहाँ सभी लोग साधु बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। आइए बाबा, बैठ जाइए। बुढ़िया साधु के बैठने के लिए एक कपड़ा बिछाती है और उनको एक बड़े लोटे में पानी पीने के लिए देती है। जलपान कीजिए बाबा। साधु बाबा लोटे से पानी पीते हैं और जैसे ही पानी उनके गले में उतरता है, उनका गला भी नीले के बजाय फिर से वापस पहले जैसा हो जाता है। यही काम तुमने आज से 20 साल पहले कर लिया होता तो तुम लोगों को इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। ये ठोकर खाकर हम सभी गांव वालों ने बहुत बड़ा सबक सीख लिया है बाबा। भोजन बनकर तैयार हो गया था। सभी लोग एक एक करके सामने आते हैं और साधु बाबा को भोजन परोसते हैं। लीजिए बाबा, ये चावल इसी कुएं गांव के अंदर उगाए हैं। साधु बाबा ने 20 सालों से कुछ नहीं खाया था,
इसलिए जैसे ही कोई उनके सामने खाना रखता है वे झट से खाकर उसको खत्म कर लेते हैं। अब सभी लोगों का बनाया हुआ खाना खत्म हो जाता है, पर साधु बाबा की भूख नहीं मिटती। भोजन तो समाप्त हो चुका है बाबा, पर मैं अब भी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ हूँ। अब तो हम लोगों के पास भी थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अगर उसे भी पका लेंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? यही गलती हमने आज से 20 साल पहले की थी और उसका फल आज तक भुगतना पड़ रहा है। अब हम लोग वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। जिसके घर में जितना अनाज बचा है सब पका लो। गांव वाले बचे हुए अनाज से फिर से भोजन बनाते हैं और साधु बाबा को परोसते हैं। इस बार जैसे ही भोजन का आखिरी निवाला साधु बाबा के पेट में जाता है, उनका पूरा शरीर फिर से वापस अपने पुराने रंग रूप में आ जाता है और देखते ही देखते पूरा कुआं गांव भी अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। अब इस गांव के लोग किसी भी साधु या जरूरतमंद को खाली हाथ अपने द्वार से वापस नहीं भेजते। निखिल एक गरीब परिवार का लड़का था। उसकी बड़ी बहन निक्की, माँ शांति देवी और पिताजी मदन लाल थे, जो सेठ चुन्नी लाल की दुकान में गार्ड का काम करते थे। एक दिन निखिल भी अपने पिताजी के साथ दुकान पर गया। मदन लाल, ये कौन लड़का है? सेठ जी, ये मेरा बेटा निखिल है। आज इसके स्कूल में छुट्टी थी तो इसे मैं यहाँ ले आया। ठीक किया। यहाँ आया है तो कुछ काम भी सीख लेगा। क्यों बेटा, जाओ नंदू के केबिन में बैठो। जी सेठ जी, प्रणाम। सेठ जी का बेटा नंदू अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता है। नंदू सेठ जी, मुझे भी थोड़ा गेम खेलने दो ना। देखो भाई, ये बहुत महंगा मोबाइल है, इसे मैं नहीं दे सकता। पिताजी, जैसा मोबाइल नंदू के पास है वैसा मोबाइल मुझे भी चाहिए। अरे बेटा, ये मोबाइल वगैरह अमीरों के लिए है। हम गरीबों के लिए 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो, हमें मोबाइल लेना ही है। माँ और पिताजी दोनों ने निखिल को बहुत समझाया, लेकिन निखिल ने मोबाइल की जिद नहीं छोड़ी। गर्मी की छुट्टी में निखिल को सेठ जी की नौकरी कर जो पैसे मिले, उसमें पिताजी का भी आधा पैसा लगाकर एक मोबाइल खरीदा। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि मोबाइल में गेम या सिनेमा देखने के लिए नेट की जरूरत होती है, तो वह नंदू को अपना मोबाइल दिखाता है। अरे, इसमें तो नेट ही नहीं है। हाँ सेठ जी, नेट के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, दुकान के वाईफाई से नेट चला लो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। गर्मी के कारण सभी कुएं सूख गए थे। लोग दूर दूर तक पानी की खोज में जाते हैं। निखिल भी पानी की खोज में पास के जंगल में जाता है। तभी उसे एक कुआं दिखता है। कुएं के पास पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। सुबह से पानी के चक्कर में फोन भी नहीं चलाया। निखिल जेब से मोबाइल निकालता है तो देखता है कि उसके मोबाइल में वाईफाई से नेट चल रहा है। उसके मोबाइल में वाईफाई का कुआं शो कर रहा होता है। ये क्या, इस कुएं से वाईफाई कैसे चल सकता है? कुछ तो अजीब है। कहीं ये कुआं वाईफाई कुआं तो नहीं? मैं इसके पानी को अपने साथ ले जाता हूँ, जिससे मैं घर में भी वाईफाई इस्तेमाल कर पाऊंगा। निखिल कुएं से एक बोतल में पानी भर लेता है और घर की तरफ चला जाता है। पिताजी देखो, मेरे फोन में वाईफाई चल रहा है। निखिल, तुम्हारे मोबाइल में नेट कहाँ से आया? नेट के पैसे कहाँ से आए? पिताजी, पास वाले जंगल में एक वाईफाई कुआं है, उसी से नेट चल रहा है। चलो अच्छा हुआ, मेरा बच्चा बहुत परेशान था। ठीक है बेटा, लेकिन याद रहे, इसका दुरुपयोग नहीं करना। समय से सारे काम खत्म करने के बाद ही मोबाइल को चलाना। जी पिताजी, मैं पढ़ाई और काम करने के बाद ही इसका उपयोग करूंगा। शाबाश बेटा। अच्छा, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, और हाँ, अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो मना नहीं करना। पूरे गांव में एक ही मोबाइल था। सभी को कुछ न कुछ काम पड़ता ही रहता था। अब तक निखिल के पास मोबाइल है, ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। रोज उसके घर लोग अपने अपने काम लेकर आते थे, इसलिए सुबह 6 से 8 बजे तक का टाइम रखा गया। मदन बाबू, अरे ओ मदन बाबू। अरे गजोधर भैया, इतने सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहे हो? अब कहाँ कहीं बाबू, गजब होई गवा। हमार बसंती कल रात से गायब है। ओह, क्या बसंती तुम्हारी पत्नी है?
तो थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाओ या रिश्तेदार के पास पता करो, कहीं वहां तो नहीं चली गई। अरे का बात करत हो बाबू, हमार मेहरारू लाजवंती तो तालाब में कपड़ा धोबत है। अरे भैया, बसंती तो हमार गधी का नाम है। सुना है मोबाइल से कुछ भी पता लगा सकत हैं। निखिल बबुआ से बोल के हमार बसंती को तनिक खुजवा दो ना। अरे ओ गजोधर चाचा, मोबाइल से सिर्फ उनका पता कर सकते हैं जिसमें जीपीएस लगा होता है। अरे जीपीएस तो नहीं, लेकिन एक सुतली बंधा ताबीज रहे हमारे बसंती के गले में, का उससे कछु हो सकता है का बबुआ, बताओ। इसके बाद कल्लू मोची का नंबर आता है। निखिल बबुआ, तू तो जानत है कि हमारे बनावल जूता चप्पल कितना सस्ता, मजबूत और बढ़िया रहत है। हम चाहत हैं कि कोई व्यापारी हमार जूता चप्पल को ऑर्डर देकर ले जाए। ठीक है कल्लू चाचा, मैं आज ही तुम्हारे बनाए जूते चप्पल और दुकान का फोटो लेकर संबंधित साइट पर डाल दूंगा। कांटेक्ट में भी आपका मोबाइल नंबर दे दूंगा। अम्मा मियाँ, तुमको तो मालूम है मेरा निकाह नहीं हो रहा, उम्र भी निकल रही है। अरे क्या खराबी है हम में, थोड़े काले हैं, कद जरा छोटा है, दांत बाहर निकले हैं, थोड़ा हकलाता हूँ, दिखने में शक्ल जरा अच्छी नहीं है और एक आंख से काना हूँ बस। मेरी फोटो खींचकर शादी.com पर बायोडाटा के साथ डाल दो बेटा। अम्मा मियाँ, मोहतरमाओं की तांता ना लग गई अपने गांव में तो फिर कहना। रहमत अली ऐसे ही नाम नहीं रखा है मेरे अब्बा जान ने हमारा। एकाएक वाईफाई गायब हो जाता है। वो परेशान हो जाता है। जाकर देखता है तो चूहे ने वाईफाई कुएं के पानी वाली बोतल गिरा दी थी। ये क्या हो गया? अब नेट कैसे चलाऊंगा? कल ही जाऊंगा वाईफाई के कुएं के पास। निखिल अगले दिन सुबह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ सड़क बन रही थी और कुएं भर दिए गए थे। कुछ पानी वहाँ जमा हुआ था जिसे वह बोतल में भरकर घर ले आता है। निखिल आकर बहुत रोता है और बिना खाए पिए ही सो जाता है। रात में उसे सपना आता है कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता। मैं समझ गया, मुझे अब क्या करना है। वह सुबह उठकर घर के पीछे खेत में एक कुआं खोदने लगता है। 7-8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में से पानी निकल आता है। उस पानी में वो बोतल का पानी डाल देता है। अब वो कुआं भी वाईफाई का कुआं बन जाता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और बिना मेहनत के मिला फल सदा नहीं रहता।